कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है और ये 13 दिसंबर 2018 को हुआ था। अब हम स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भरने के लिए आया है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय हम आपको ऑप्शन पहले बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा आप अभी यहाँ पर देखेंगे, इसलिए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर लिखेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये आप कहावत बहुत बार सुने होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड में पूछा है गलत वाक्य कौन सा है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। और ऑप्शन नंबर बी है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन सी है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। ऑप्शन डी है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर विज्ञान से की जगह होगा विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, लिखा है किस भाग में त्रुटि है। अब आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उछाल आया है, ऑप्शन बी है में भी भारी, ऑप्शन सी है आधी रात से, ऑप्शन डी है सोने की कीमत। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोने की कीमत। यहाँ पर इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वाक्य में सोने की कीमत का प्रयोग गलत है क्योंकि कीमत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः वाक्य में सोने की कीमत प्रयोग में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब 4 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। दोस्तों अगर विद्यार्थी यहाँ पर भरने के लिए आया होंगे, क्या होंगे, तो देश का भविष्य होगा, क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है अक्लमंद तेज, ऑप्शन बी है निडर उत्साही, ऑप्शन सी है अचेत गर्माजनक, ऑप्शन डी है आदर्शवादी उज्ज्वल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आदर्शवादी और उज्ज्वल। और यहाँ पर अगर अब आप पढ़ेंगे तो अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। इस प्रकार ये वाक्य सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों हम आपको पहले भी बताए हैं, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है। पहला है लड़का, दूसरा है कुर्सी, तीसरा है पेड़, चौथा है शेर। दोस्तों यहाँ पर कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। दोस्तों ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी है भीष्म साहनी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इनकी क्या क्या रचनाएं हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अशोक पर्व हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। इस कृत पर इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है कथा, ऑप्शन डी है काव्य। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी की बारात जो है एक काव्य है, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा है किस विधा की कृति है। दोस्तों यहाँ पर काव्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है। इस कृत पर उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। दोस्तों इसमें लिखा है, जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नगर नगर नीटती रे प्रीत न करियो कोय। अब यहाँ पर गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए है प्रीत और ढूढ़ेरे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए ही हो जाएगा, प्रीत और ढूढ़ेरो। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मिलाकर इसको पढ़ें, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया
दुख होए, नगर ढूढ़ेरो, नगर ढूढ़ेरो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, पीटती रे प्रीत न करियो कोय, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। चेहरा हमारे विचारों का, यहाँ पर दोस्तों चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो यहाँ पर इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी दिए गए विकल्प को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर लिखा है, जो कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो यहाँ पर जो कोई मर्यादा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लांघ जाता है तो अपनी क्या खो देता है, गरिमा को खो देता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहला है मेजें, दूसरा है मेजे, तीसरा है मिजे, चौथा है मेजी। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजें। यहाँ पर थोड़ा सा आप मात्रा और बिंदी का भी ध्यान दीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल, चौथा है सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सामान्य भूतकाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। बच्चा गया मतलब अभी गया, सामान्य भूतकाल। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर का स्त्रीलिंग बताइए। पहला है वहू, दूसरा है दुल्हन, तीसरा है वारी, चौथा है वधू। तो दोस्तों वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वधू, बोलते नहीं है वर वधू। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपसे पूछा है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा है रूपक, चौथा है यमक। दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। इस पंक्ति में प्रथम कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मालती जोशी, ऑप्शन डी है जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है रहीम, चौथा है कबीर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा तुलसीदास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ब्रजभाषा में रचित विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। इसकी अन्य कथाएं हैं, रचनाएं हैं। कौन कौन सी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नाचू आदि। इस तरीके की इनकी जो है अन्य रचनाएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान। चित्रवर्णन एक ऐसी कला है, चित्रवर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए है सुधियों, ऑप्शन बी है सुधिगढ़, ऑप्शन सी है सुधिजन, ऑप्शन डी है सुधिजन। तो दोस्तों सुधि का तिर्यक बहुवचन हो जाएगा सुधिजन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि विलोम शब्द आपसे पूछा है, कौन सा है? अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20,
आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। पहला है रंग, दूसरा है आसमान, तीसरा है नीला, चौथा है आकाश। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष जो हो जाएगा आसमान, यहाँ पर आसमान विशेष से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में आसमान विशेष है जबकि नीला विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दोस्तों विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है ये आप जान लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, जो जिसकी विशेषता बतलाता है, ठीक है, वो तो विशेषण हो गया, और जिसके बारे में बतलाया जा रहा है वो विशेष्य हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहले गौ गौ, दूसरा है गाय, तीसरा गायें, तीसरा है गौएं। तो दोस्तों गौ का बहुवचन गौएं हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। नंबर 22 में भी रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुभव। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। और पहला है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर बी है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। और सी है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। और डी है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्ण चले गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम आपको पढ़ के बता भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्ण चले गए। इस हिसाब से ये इसका सिस्टमेटिक वे होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सही कहावत पहचानिए। दोस्तों इसमें कहावत आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है नाच न जाने वादन टेढ़ा। यहाँ पर ऑप्शन बी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखते ही पता लग गया, इस हिसाब से हम चारों ऑप्शन नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, वादन की जगह आंगन हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होगा सर्वप्रिय होना। बोलते नहीं है लड़कों में करोड़ों में मेरा लड़का एक है, होता नहीं है? तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सर्वप्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ऑप्शन बी समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान करना किया जाता है। ऑप्शन सी है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन डी है शरीर को स्वस्थ रखने का एक सही साधन खेल है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली है, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। यहाँ पर ब्याज स्तुति, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ब्याज निंदा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्यों सही होगा हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आचार्य भिखारी दास ने ब्याज स्तुति अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। प्रयुक्त पंक्ति में कैकेयी द्वारा राम, उनके पिता दशरथ तथा माता कौशल्या की स्तुति के बहाने निंदा की गई है, अतः यह ब्याज स्तुति अलंकार है। किंतु कुछ विद्वानों ने ब्याज स्तुति एवं ब्याज निंदा
परिभाषित करते हुए कहा कि काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाता है तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसी प्रकार ब्याज निंदा अलंकार को भी परिभाषित करते हुए कहा गया है कि काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में निंदा का भाव हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उपर्युक्त पंक्ति को ब्याज निंदा की श्रेणी में रखा है। हालांकि परीक्षा संस्था UPPRPB ने विकल्प ए को सही उत्तर माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए और विकल्प बी दोनों हो सकता है। ठीक है। ये है इसका डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला है टटनी, दोस्तों नदी का पर्यायवाची है। दूसरा है उषा, ये दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा है सरिता, ये भी नदी का पर्यायवाची है। और चौथा है नद्य, ये भी नदी का पर्यायवाची है। दोस्तों नदी उषा जो है नदी का पर्यायवाची ना होकर यह सुबह का पर्यायवाची है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाने गए न उबरे मोती मानुष चून, वर्णित लोकोक्त में प्रयुक्त अलंकार। दोस्तों यहाँ पर अलंकार वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, तो आप दोस्तों अलंकार पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत लोकोक्ति में श्लेष अलंकार है जहाँ एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति रहीम दास का दोहा है जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से यह इसका शब्द होगा। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? पहला है तरुण, दूसरा है कोलाहल, तीसरा है समझदार, चौथा है पारिवारिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरुण। तरुण ऑप्शन जो है किशोर का समानार्थी शब्द होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने। पहला है क्रमवाचक, दूसरा है समुदायवाचक, तीसरा है निश्चित संख्यावाचक, चौथा है आवृतवाचक। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर दोस्तों बोल दिया है 25 रुपये दीजिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, वही आपको पहचानना है कौन सा समानार्थी नहीं है। पहला है उद्दंड, दूसरा है निरंकुश, तीसरा है भुक्कड़, चौथा है अक्कड़। तो दोस्तों यहाँ पर भुक्कड़ जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सदैव सच को, ऑप्शन नंबर बी है जा रहा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी मृत्यु के मुख में, ऑप्शन नंबर डी बोलता है। दोस्तों यहाँ पर त्रुटिपूर्ण जो वाक्य होगा सदैव सच को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण जो है यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, वाक्य में प्रयुक्त सदैव सच को त्रुटिपूर्ण है, यहाँ को का प्रयोग निरर्थक है। ठीक है, सदैव सच को नहीं, सदैव सच बोलता है, सच को नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता सच को। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर बी है पाप उदय होना, ऑप्शन नंबर सी है पाप कमाना, ऑप्शन नंबर डी है पाप मोल लेना। दोस्तों पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है, नोट में लिखा है यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। सही प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए, पाप का पराकाष्ठा होना अर्थ के लिए मुहावरा बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 से 37 तक दोस्तों ये गद्यांश दिया हुआ है। दोस्तों ये आप जब पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में आप इसका आंसर बिना पढ़े हुए बता सकते हैं, इतना सरल आता है। लिखा है अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक
क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? दोस्तों जब आप पढ़े होंगे तभी आप इसको बता पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शिक्षा के सबल पक्ष, ऑप्शन बी है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, ऑप्शन सी है भावी भविष्य का, ऑप्शन बी है सपनों का। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आप पढ़ के इसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 है विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है नौकरी, ऑप्शन सी है विद्या, ऑप्शन डी है संबंधी। दोस्तों यहाँ पर बिना पढ़े ही आप इसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विद्या। विद्या दोस्तों एक ऐसा धन होता है जो आपको हर जगह काम आता है। अगर आपके पास है वही एक आपका साथी होता है, इसीलिए हम कहते हैं पढ़िए और पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है स्वप्न का महत्व, ऑप्शन बी है श्रम का महत्व, ऑप्शन सी है शिक्षा का महत्व, ऑप्शन डी है लक्ष्य का महत्व। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा का महत्व। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको पता लग ही गया होगा विद्या के बाद, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है गति का विलोम क्या होगा? मंद होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब जो है आप दोस्तों बिना बताए बता सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए गति का विलोम विराम, स्थिर, अवरोध या अगति होता है, परंतु ये गए विकल्पों में गति का उपयुक्त मतलब विरुद्धार्थी जो शब्द दिया है ऑप्शन में वो ऑप्शन नंबर सी है मंद। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। पहला है विलक्षण, तीसरा है अनूठा, बी है अनूठा, सी है रहस्यमय और डी है भिन्न। तो दोस्तों जो समानार्थी नहीं है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रहस्यमय। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है। विचित्र का समानार्थी शब्द विलक्षण, अनूठा और भिन्न, ये तीनों है, लेकिन रहस्यमयी जो है विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सामान्य हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कुमार संभव के रचयिता कौन है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कालिदास, चौथा है कबीर। दोस्तों कुमार संभव के जो रचयिता हैं वो कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुमार संभव महाकवि कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम और मेघदूतम और इसी प्रकार से और भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है क्लोन, दूसरा है प्लूरिपोटेंसी, तीसरा है कैलस और चौथा है टोटीपोटेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टोटीपोटेंसी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर किसी कोशिका से संपूर्ण नए पौधे के उत्पन्न होने की क्षमता टोटीपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता कहलाती है। इस प्रकार से ऊतक संवर्धन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? दोस्तों इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? दोस्तों हमीरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और यह हमीरपुर के निकट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? पहला है मिक्सोडेमा, ऑप्शन नंबर बी है वर्णांधता, ऑप्शन नंबर सी है अति रक्तस्राव रोग, ऑप्शन नंबर डी है अरंजकता। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिक्सोडेमा जो है आनुवंशिक विकार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मिक्सोडेमा थायरॉक्सिन यानी कि हार्मोन्स के कम श्रावण से होने वाला रोग कहलाता है। इसे थायराइड ग्रंथ से प्रभावित होती है जिससे हृदय की गति मंद और
रोगी की त्वचा मतलब कि खुश्क और पलके व होठ मोटे हो जाते हैं, ठीक है, जबकि शेष तीनों विकल्प आनुवंशिक रोग की श्रेणी में आते हैं। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? दोस्तों ये हमेशा एक आप जो है ये सिंबल वाला क्वेश्चन जो है आप रट ही लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई एक आता है, फिक्स है, ठीक है। तो पहला है, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी है। आगे रास्ता घूमकर है, ऑप्शन नंबर सी है। गोल रास्ता, ऑप्शन नंबर डी है। बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे रास्ता घूमकर है, ठीक है। इस सिंबल का अर्थ ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए है सामरिक प्रयोजन, और ऑप्शन नंबर बी है परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही होगा? पहला ही सही होगा, या दूसरा सही होगा, या तीसरा, या तीनों सही होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसी नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। ऑप्शन ए है लोकायुक्त को, ऑप्शन बी है केंद्रीय जांच ब्यूरो को, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को, ऑप्शन डी है केंद्रीय सतर्कता आयोग को। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। यहाँ पर इसका डिटेल भी देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति 1962-1964 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। जून 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति, ऑप्शन नंबर बी है महिला और बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन नंबर डी है किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग अधिनियम 2005 के अधीन वर्ष 2007 में किया गया था। यह आयोग देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण करता है। आयोग बच्चों से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। ये दोस्तों इसका डिटेल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, इनमें से किस पर्यायवाणित को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा को, ऑप्शन नंबर बी है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है मेधा पाटेकर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणित और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, चिपको आंदोलन के कारण ही वो जो है वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यह
करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन था। सॉरी, ये 2018 का पेपर है तो करंट अफेयर नहीं होगा। तो पूछा है 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो पहला है ऑप्शन रेखा शर्मा, दूसरा है ललित कुमार मंगल, तीसरा है नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन नंबर डी नसीम अहमद। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा शर्मा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले ललित कुमार मंगलम के 28 सितंबर 2017 को पद छोड़ने के बाद 29 सितंबर 2017 से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार रेखा शर्मा के पास था। ठीक है, ये इस हिसाब से इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, ऑप्शन नंबर बी है विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है इवेंट डेटा रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद एक ऐसा प्रपत्र है जो भारत से बाहर अर्थात डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों से पूंजी जुटाना चाहती है तो वह कंपनी जीडीआर के माध्यम से पूंजी जुटाएगी। जिन देशों में जीडीआर जारी किए जाते हैं वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है जिस देश में जीडीआर जो है जारी किए जाते हैं वहाँ के जो है स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया है? पहले भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है टी.ए. सरस्वती अम्मा, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी किसारी मोहन गांगुली, ऑप्शन नंबर डी पंडित राम अवतार शर्मा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसारी मोहन गांगुली। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, किसारी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक थे जिन्हें महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय के रूप में प्रख्यात हैं। उनका अनुवाद कृष्ण द्वैपायन व्यास के महाभारत के रूप में 1883 से 1896 के मध्य अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलित बनाता है? पहला है ओवरराइट वायरस, दूसरा है फाइल आवंटन तालिका वायरस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिक वायरस, चौथा है पार्ट इट वायरस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लागत जन्य मुद्रास्फीति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति
और रेंगती या चलती मुद्रास्फीति, ये 3 प्रकार के मुद्रास्फीति हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके थे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या अनुमान के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटें क्रमशः 84 और 47 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। 3 दिए हैं, ABC दिए हैं, सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। तीनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है। ऑप्शन ए है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है। ऑप्शन बी है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि हम आपको बताए थे, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उनके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई है। ऑप्शन ए है चक्र, ऑप्शन बी है अरिहंत, ऑप्शन सी है स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी है सिंध घोष। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कॉर्पियन। ठीक है, जो वर्ष 2016 में इसी वजह से प्रकाशित हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा मंतव्य सही है। ऑप्शन नंबर ए है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारण प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बी है, सूचना पाने के लिए पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावित हुआ। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की जिनमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सही से कीजिए और मैथ और रीजनिंग पे हमेशा ध्यान देते रहिए और हिंदी पे भी आप ध्यान दीजिए। बाकी मूल विधि और पोल्टी जो है आप हमेशा उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा, ओवरऑल आप सब पढ़ते रहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप इसको एक सरसरी निगाह से भी देख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग आप जो है सरसरी निगाहों से आप उसको नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द भेद या लेन देन किससे संबंधित है। पहला है सार्वजनिक खर्च, दूसरा है शेयर बाजार, तीसरा है हवाला खर्च, चौथा है कर निर्धारण। दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेयर बाजार। दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शब्द भेद या लेन देन शेयर बाजार से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। और यहाँ पर दोस्तों कौन भारतीय थे पहले, यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ब्रिटिश भारत सरकार की कैबिनेट थी, जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल होते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है। पहला है पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, ऑप्शन नंबर बी है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि, ऑप्शन नंबर सी है पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ऑप्शन नंबर डी है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नदी द्वारा निर्मित
तलछट भूमि। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है कनाडा, चौथा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा ने मना कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी है अविकसित देशों को कम सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, उपलब्ध विकल्पों में से औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा है पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? दोस्तों कौन से वर्ष में हुई? 1952 में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, जबकि लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठित की गई थी, जबकि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। अतः जो है स्पष्ट है कि दोनों सदनों की स्थापना 1952 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। दोनों दोस्तों में यहाँ पर दो के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों ही शपथ लेते हैं जो अभी बताया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आया है। तो यहाँ पर एडवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। दोस्तों एडवेयर ही है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का मालवेयर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? यहाँ पर दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर, ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, भूमि और भवन पर कर जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, रोजगार और बेरोजगारी ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और श्रमिक और औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद ये होगा? आर्टिकल 79। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये आर्टिकल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? पहला है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी है एसपी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसपी
MC मेहता, सॉरी दोस्तों हमारे पढ़ने में गलती हो गई थी, MC मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। तो यहाँ पर फॉर्म 26AS यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस हिसाब से हम थोड़ा सा सही से आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत खेद है आप सबसे। तो आप लोग दोस्तों ऐसे सपोर्ट बनाए रहिए, हम आपको और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? पहला है भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन, दूसरा है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, तीसरा है भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, ऑप्शन नंबर डी है प्रशासन की सुविधा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अब यहाँ पर ऑप्शन ए है ब्रैड पिट को, ऑप्शन बी है टॉम हैक्स को, ऑप्शन सी है बिल स्मिथ को, ऑप्शन डी है केसी एफ्लेक को। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केसी एफ्लेक को, जो है वर्ष 2017 में इनको मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की? दोस्तों यहाँ पर वियतनाम के साथ जो है घोषणा किया था भारत ने, वियतनाम के साथ। ठीक है, और 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर के एक नए ऋण की व्यवस्था वियतनाम के साथ करने की घोषणा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 है राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा मंतव्य सही है? ए है विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन करने के लिए भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल बी ही सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इनके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। ठीक है, राज्यपाल कुछ ही विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन करने के लिए भेज सकते हैं, जैसे ऐसे विधेयक जो उच्च न्यायालय के शक्तियों को कम करें और अन्य ऐसे विधेयक जिसे राज्यपाल उचित समझे। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति उन्हें विशेष अनुमति दें। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों यहाँ पर केरल राज्य में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर देखिए, रबड़ के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016-17 में भारत में प्राकृतिक रबड़ के 4 प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। केरल है, उससे दूसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक और चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु। 39 देखते हैं। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य मूल गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा ही किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ABC बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य, दूसरा है
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, तीसरा है समता बनाम आंध्र प्रदेश, चौथा है पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात और, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब है और गला भी ख़राब है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आज, और आगे से मैं कोशिश करूँगा ये सारी प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप जो है जम के लगे रहिए, क्योंकि अभी सारा का सारा जो है लॉकडाउन वगैरह सब कुछ खुल गया है, और आप बस यही रखिए अपने ध्यान में कि हाँ यूपीएसआई इस बार निकालना है, बस निकालना है। क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए शादी ब्याह जो भी है आप छोड़ दीजिए। शादी ब्याह दोस्तों बार बार आता रहता है, लेकिन ऐसा मौका हर बार नहीं आता है दोस्तों। भगवान सबको एक ही बार मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता है। तो ये बात दोस्तों मेरा ध्यान में रख लीजिए आप, ठीक है। और जो भी है आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है कि ये इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझदार हैं, सबको पता है क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, ठीक है। बस हम इतना कर रहे हैं, बस आपको याद दिला रहे हैं, हाँ दोस्तों आप लोगों को ये करना चाहिए। आपको बाकी सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके लिए आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है मूल विधि संविधान और संविधान और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है इसका 40। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, पहला है कोई भी पेशा अपनाना, ऑप्शन नंबर बी है भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी है धर्म का पालन एवं प्रसार। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही होगा। यहाँ पर कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 नागरिकों के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, भारत में किसी पेशे का व्यापार एवं व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है, ये देता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होने वाला है। ये बात आप चाहे आपको कड़वी लगे मेरी, चाहे आपको बुरा ही लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, यूट्यूब से आप कितना भी देख लेंगे, तब तक आपसे नहीं होने वाला। ये मेरी बातें आपको शायद जो है समझ में आ रही होंगी, हम आशा करते हैं आपको समझ में आए और आप समझदार हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और हम कुछ टाइम बाद, आप लोगों की डिमांड भी हो रही है मैथ और रीजनिंग की, वो भी दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे कुछ टाइम में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।